पिछले सत्र में हमने ऑटिज्म वाले बच्चों में दैनिक जीवन की गतिविधियों, एडीएल में चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए कुछ तकनीकों के बारे में चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम एडीएल के प्रत्येक निर्दिष्ट क्षेत्र और आत्मनिर्भरता के लिए कुछ सामान्य रणनीतियों और रूपांतरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बच्चे के लिए एडीएल या सेल्फ केयर, खुद की देखभाल के विभिन्न क्षेत्र यानी सोना, भोजन करना, सजना संवरना यानी दांतों पर ब्रश करना, कंघी करना, चेहरा और हाथ धोना आदि क्या है। फिर कपड़े पहनना, नहाना और टॉयलेट जाना। अब आइए हम एडीएल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कुछ सामान्य रणनीतियों पर गौर करें। ये गतिविधियां सिखाने के पहले ऑटिज्म वाले बच्चों को और उनकी प्राथमिकताओं को तथा सहनशीलता के स्तर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य के विश्लेषण के माध्यम से कार्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना हमेशा याद रखें और फिर उन छोटे छोटे चरणों पर काम करने का प्रयास करें। साथ ही बच्चे को गतिविधियों के लिए योजना बनाने और तैयारी करने के लिए तैयार करें। अब प्रत्येक क्षेत्र को देखें। सबसे पहले नींद। रात में अच्छी नींद हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। ऑटिज्म वाले बच्चों की नींद का स्वरूप गड़बड़ हो सकता है कि बच्चों को पर्याप्त अच्छी नींद नहीं आती हो, उनकी नींद बाधित हो सकती है या वे पर्याप्त गहरी नींद नहीं ले पाते हों। इन रणनीतियों को अपनाने के लिए कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। आपके बच्चे के लिए जो कारगर हो वही सही है। अच्छी नींद को बढ़ावा देने के लिए कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हो सकती हैं। सोने के पहले मालिश करें या शरीर के जोड़ों को दबाएं। बच्चा अगर ऊंचाई से डरता है तो फर्श पर बिस्तर लगाएं। बच्चे के सोने से पहले उससे कुछ भारी शारीरिक गतिविधियां कराएं, लेकिन अति उत्तेजक गतिविधियां जैसे कि कलाबाजी, तेज संगीत, खाना आदि से बचें। उसके बाद उसकी पीठ रगड़ें, कसकर गले लगाएं और तौलिए से उसे महसूस करने लायक मालिश करें। बच्चों को ऐसा पजामा या टॉप्स पहनने को दें जो उनके सहन करने योग्य हों। अलग अलग तरह के पजामों जैसे कि तंग, लोचदार, रेशमी, फ्लालीन या सूती पजामे, जो भी आपके बच्चे के लिए सही हो, का प्रयोग करें। दीवारों पर न्यूट्रल कलर रखना भी महत्वपूर्ण है। बच्चा अगर रोशनी के प्रति संवेदनशील है तो रोशनी रोकने वाले रंगों के पर्दों का प्रयोग करें। बिस्तर पर जाने से पहले का रूटीन पूर्वानुमेय बनाएं और दृश्यात्मक सहयोग प्रदान करें तथा सोने के समय की सामाजिक कहानियां सुनाएं। अब कपड़े पहनने के बारे में गौर करें। ड्रेसिंग यानी कपड़े पहनने में अनेक कुशलताएं शामिल हैं। संवेदी प्रोसेसिंग, दृश्यात्मक धारणा, संचालन योजना, संतुलन, समग्र संचालन और सूक्ष्म संचालन कुशलताएं। कपड़े पहनने में आत्मनिर्भरता से प्रवीणता का वास्तविक एहसास होता है, जिससे बच्चे में लाभकारी आत्मसम्मान पैदा होता है। अब ड्रेसिंग के लिए कुछ सामान्य रणनीतियों को देखें। बच्चे के लिए अलमारी की दराज को व्यवस्थित रखें ताकि वे अपने खुद के कपड़े चुनने में समर्थ हो सकें। शरीर संचालन योजना के लिए दृश्यात्मक संकेत का समावेश करने के लिए आईने के सामने कपड़े पहनाएं। अगर बच्चे का संतुलन ठीक नहीं है तो उसकी मदद करें। शारीरिक संचालन संबंधी कठिनाइयों वाले बच्चे के लिए वेल्क्रो से बांधने वाले जूते और जिपर के लिए छल्ले मुहैया कराएं। बच्चे को कपड़े के सामने और पीछे तथा दाएं और बाएं हिस्से को पहचानना सिखाएं। गुड़िया और टेडी बियर को कपड़े पहनाने की कोशिश करें और उन पर बंधन, फीते कसने का अभ्यास करें। स्पर्श संबंधी संवेदनशीलता कम करने के लिए ड्रेस पहनने के पहले गहरे दबाव वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। कपड़ों पर लगे लेबल काट कर हटा दें या ऐसे कपड़े खरीदें जिनके लेबल वस्त्र पर ही छिपे हों। लोशन, बॉडी स्क्वीजर से मालिश, जॉइंट कंप्रेशन करें। शारीरिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कूदना, रेंगना जैसी समग्र संचालन गतिविधियां करें। मांसपेशियों की शक्ति में सुधार और समन्वय के लिए प्लेडो, फीते बांधने, बटन लगाने आदि जैसे सूक्ष्म संचालन गतिविधियों का अभ्यास करें। ग्रूमिंग, सजना संवरना। ग्रूमिंग की गतिविधियों को बच्चों के लिए हम चेहरा धोना, हाथ धोना, बालों में कंघी करना या दांतों पर ब्रश करना जैसे गतिविधियों के रूप में समझ सकते हैं। स्पर्श को समझने में कठिनाई, खराब संतुलन और अल्प शारीरिक जागरूकता तथा संचालन योजना में कठिनाई का ग्रूमिंग पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जब आप अपने बच्चे को ग्रूमिंग में मदद करते हैं, उस समय हल्के स्पर्श की तुलना में दबावपूर्ण स्पर्श का प्रभाव ज्यादा व्यवस्थित होता है। माहौल से ध्यान भटकने में कमी करना महत्वपूर्ण है। बालों में कंघी करने के पहले खोपड़ी की मालिश करना भी महत्वपूर्ण है। दृश्यात्मक प्रतिक्रिया के लिए आईने का प्रयोग करें। दृश्यात्मक योजना को उस कमरे की दीवारों पर चिपकाया जा सकता है जिस कमरे में वे इन गतिविधियों को करते हैं। ग्रूमिंग के कार्य क्या हैं यह समझाने के लिए सोशल स्टोरीज का प्रयोग करें। बालों के लिए सुगंधित उत्पादों की जानकारी रखें। आपका बच्चा अगर गंध के प्रति संवेदनशील है
तो गंधहीन उत्पादों का प्रयोग करें। बच्चा अगर स्पर्श के प्रति संवेदनशील है तो बड़े सिरे वाला ब्रश इस्तेमाल करें। रोशनी मध्यम रखने और आवाज कम करने से ध्यान भटकना रोकने में मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे दांतों को ब्रश करने की। ऑटिज्म वाले बच्चों के माता पिता सबसे ज्यादा दांतों को ब्रश कराने में कठिनाई की बात बताते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि काफी बच्चों के साथ ओरल सेंसरी मॉड्यूलेशन की समस्या होती है और ब्रश करने के लिए ऊंचे स्तर की संवेदी सहनशीलता की जरूरत होती है, जिसके कारण पूरी प्रक्रिया अप्रिय हो जाती है। स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता में कमी करना दांतों को ब्रश करने के लिए कुछ सामान्य रणनीतियां हैं। मतलब यह कि मसूड़ों और दांतों के इर्द गिर्द अच्छी तरह दबाव दें। होठों के बाहरी हिस्से पर और जबड़ों पर दबाव देकर ब्रश करने के लिए तैयार करें। याद रखें, हमेशा मजबूत आघात स्ट्रोक के साथ दबावपूर्ण स्पर्श का प्रयोग करें। वाइब्रेट करने वाले टूथब्रश आजमाएं। अगर वाइब्रेशन की आवाज बच्चे के लिए कठिन हो रही है तो संगीत या उल्टी गिनती के आवाज से ध्यान हटाएं। मुंह धोने के समय ठंडे पानी के बदले गुनगुना पानी ज्यादा सहने योग्य हो सकते हैं। आघात करना सीखने के लिए आईने का प्रयोग करें। बहुत हल्के स्वाद वाले टूथपेस्ट का प्रयोग करें। वीडियो या सामाजिक कहानियों जैसे दृश्यात्मक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि बच्चा ब्रश करने का तरीका समझ सके। बच्चे को खड़े होने के लिए स्टूल मुहैया कराएं ताकि वह नल की टोटी तक पहुंच सके। अगर बच्चे को मुंह धोने के लिए हाथों में पानी लेने में कठिनाई हो तो उसे प्लास्टिक का कप मुहैया कराएं। ब्रश पकड़ने, टूथपेस्ट का ढक्कन खोलने, हाथों में पानी लेने आदि के लिए सूक्ष्म संचालन गतिविधियों का अभ्यास कराएं। खाना खिलाने के बारे में माता पिता के लिए बच्चे के खाना खाने में कठिनाई जितनी चिंताजनक होती है उतनी और कोई कुशलता नहीं होती। ऑटिज्म वाले बच्चे जिन्हें खाने में कठिनाई है उनमें स्पर्श, गंध या स्वाद के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता हो सकती है, या भोजन करने के लिए पर्याप्त समय तक स्थिर बैठने में दिक्कत, चूसने, निगलने और सांस लेने के बीच तालमेल बिठाने में गड़बड़ी, सूक्ष्म संचालन कुशलता, संतुलन और समन्वय की कमजोरी हो सकती है। कुछ बच्चे एकदम दूसरी नरम बिंदु पर हो सकते हैं। वे दुनिया को जानने के लिए अपने मुंह का प्रयोग करते हैं। वे खाद्य और अखाद्य दोनों तरह की चीजें मुंह में रख लेते हैं, चबाते हैं और कभी कभी निगल लेते हैं। विकासात्मक रूप से मुंह शरीर का प्रथम भाग है जो संवेदी प्रतिक्रिया का अर्थ लगा सकता है। जैसे जैसे हाथ संवेदी सूचना को ठीक ठीक समझने की अपनी क्षमता विकसित कर लेते हैं, वैसे वैसे वे वातावरण के प्राथमिक अनुसंधानक के रूप में कार्य करने लगते हैं। खाना खिलाने के लिए कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं। भोजन करने के लिए बच्चे को सही भंगिमा के साथ तैयार करें। बच्चे को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने तथा जगह पर शरीर की स्थिति को बेहतर ज्ञान रखने एवं बैठ की सहनशीलता बढ़ाने के लिए वजनी वस्त्र या दबाव वाले वस्त्र या गद्दा मुहैया कराएं। भोजन करने के लिए बैठने जैसे कार्य के पहले अपने बच्चे को काफी हरकतों वाले काम में भागीदार बनाएं। भोजन के समय से पहले मसूड़ों की मालिश करें और होठों एवं मुंह के चारों ओर मजबूत दबाव दें। बच्चे को अगर बर्तनों का प्रयोग करने में दिक्कत है तो वजनी हैंडल्स आजमाएं जो ज्यादा संवेदी प्रतिक्रिया देते हैं और इस प्रकार हरकतों को ज्यादा सटीक बनाते हैं। भोजन की बनावट, टेक्सचर, बनावटों के मिश्रण और तापमान की जानकारी रखें। कुछ बच्चे कुछ खास प्रकार की बनावट और तापमान पसंद करते हैं और उन्हें भोजन का स्पर्श नहीं अच्छा लगता है। ऐसी प्लेट का प्रयोग करें जिसमें भोजन के लिए खंड बने हों। गंधों की संवेदनशीलता की जानकारी रखें और ऐसे भोजन को बढ़ावा दें जो आपके बच्चे की गंध सहनशीलता के दायरे में हो। याद रखें कि कुछ बच्चों को दूसरे लोगों को खाना खाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। उन्हें शुरुआत में अकेला ही खाना पड़ सकता है और वे धीरे धीरे परिवार को खाते हुए देखकर और फिर कोशिश कर सकते हैं। अगर बच्चे को छुरी, कांटा आदि कटलरी की आवाज के प्रति श्रवण संवेदनशीलता है तो प्लास्टिक की कटलरी, कपड़े के नैपकिन्स का प्रयोग करें क्योंकि वे ज्यादा आवाज नहीं करते। सीटी, कजूस आदि के द्वारा काफी मौखिक संचालन खेल के लिए प्रोत्साहित करें। इससे मौखिक संचालन कुशलता और समन्वय बनेगा। स्पर्शनीय रक्षात्मक प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए ढेरों स्पर्शनीय संवेदी गतिविधियों को शामिल करें। बच्चे के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए ताज़ा कटे हुए खाद्य पदार्थ, बच्चे को खरीदने, चुनने, धोने, काटने, पकाने, टेबल व्यवस्थित करने, मिश्रण करने, परोसने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि भोजन से संबंधित उनके सकारात्मक अनुभव में वृद्धि और उन्हें आनंद प्राप्त हो सके। आइए अब स्नान से संबंधित बातों को देखें। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई से संबंधित गतिविधियों के प्रति नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना काफी आम है, लेकिन कुछ बच्चे स्नान और शावर पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपनी मनमाफिक काफी संवेदी इनपुट प्राप्त होता है। स्नान करने के समय की रूटीन के लिए कुछ
सामान्य रणनीतियाँ। पानी के तापमान की जानकारी रखें और अपने बच्चे का पसंदीदा तापमान बनाए रखें। स्नान के समय से पहले तेल या लोशन से गहरा बढ़िया दबाव के साथ शरीर और सिर की मालिश करें। ऐसे तौलिए या वॉश क्लॉथ का प्रयोग करें जो बच्चे की सहनशीलता के अनुकूल हो। बच्चे को अगर स्पर्श की चाहत हो तो कोई भारी तौलिए या फेस क्लॉथ का प्रयोग करें और शरीर पर दबाव के साथ थपकी का प्रयोग करें। स्नान के वक्त बच्चे के लिए मस्ती का समय बनाएं। इसके लिए उन्हें बबल्स दें, शरीर के अंग के बारे में बताएं, साबुन लगाने का तरीका सिखाएं, आदि आदि। बच्चे का ध्यान अगर बहुत आसानी से भटकने लगता है तो रोशनी मध्यम करें और आवाज को न्यूनतम। बच्चा अगर गंध के प्रति संवेदनशील है तो हल्के असुगंधित साबुन का प्रयोग करें। सिंक या बाउल में कुछ मजेदार खिलौने रख दें। बच्चे को उसमें पानी के कुछ खेल जैसी तैयारी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे के बदन पर सोप क्रेयॉन से ड्राइंग करें और बच्चा साबुन को रगड़ते हुए खुद को साफ करता जाता है। इसके बाद बच्चे को एक मुलायम गुदगुदे तौलिए में कसकर लपेट दें और दबाव के साथ आलिंगन में लें। अब टॉयलेट की चर्चा करते हैं। टॉयलेट संबंधी ट्रेनिंग बचपन के उन कार्यों में से एक है जो तनावपूर्ण है और बच्चे टॉयलेट पर काफी नियंत्रण कर सकते हैं। टॉयलेट करने में कठिनाई के पीछे संवेदी समस्या, पेट की समस्या, नियंत्रण की कमी जैसे कारण हो सकते हैं या कभी-कभी यह महज टॉयलेट की जरूरत के बारे में नहीं कह पाने के कारण भी हो सकता है। इस मामले में कोई दबाव या परेशानी पैदा नहीं करें। याद रखें, बच्चे पर कभी दबाव नहीं डालें और हमेशा उसकी सहनशीलता का सम्मान करें। बच्चे की छोटी से छोटी कोशिशों और साहस के लिए पुरस्कृत करें। अब टॉयलेट के लिए कुछ सामान्य रणनीतियों पर गौर करें। टॉयलेट का समय, यह महत्वपूर्ण है। बच्चे के दिन में फ्रेश होने की आदत को 1 सप्ताह तक एक चार्ट पर नोट करें और इसका प्रयोग करके टॉयलेट के लिए बच्चा कब लेना है इसका औसत समय चिन्हित कर लें। बच्चे को सामाजिक कहानियों के द्वारा तैयार करें और संवाद के लिए उसे दृश्यात्मक सहायता का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। टॉयलेट सीट पर बैठने के लिए शरीर की सही मुद्रा बनाए रखें। ध्यान रखें कि बैठते समय पैरों के नीचे सपोर्ट होना चाहिए। बैठ के सहनशीलता बढ़ाने के लिए अनुकूलन आजमाएं, जैसे कि गद्देदार सीट लगाएं। बच्चे के पैरों के नीचे एक स्टूल लगा दें। बच्चा अगर डरता है तो पकड़ने के लिए रेलिंग या लटकानी लगाएं और संगीत या दीवारों पर तस्वीरों जैसे ध्यान विकर्षक साधन का प्रयोग करें। बच्चा अगर सार्वजनिक टॉयलेट्स की गंध नहीं सह पाता है तो बच्चे का ध्यान हटाने के लिए उसका कोई मनपसंद तेज गंध का एक छोटा डब्बा रखें या एयर फ्रेशनर रखें। अगर दृश्यात्मक इनपुट काफी उत्तेजक है तो मध्यम और सुखद रोशनी का प्रयोग करें। बच्चा अगर फ्लश की आवाज के प्रति संवेदनशील है तो संगीत या शोर रोकने वाला हेडफोन्स का प्रयोग करें। याद रखने योग्य बातें, रणनीतियों और अनुकूलन जिन पर हमने चर्चा की है में से अपने बच्चे की जरूरत के अनुसार जो उचित हो वह रणनीति और अनुकूलन का चुनाव करें। खेल के माध्यम से नई कुशलताओं को आदत बनाएं और हमेशा धैर्य रखें तथा बच्चे को पर्याप्त समय दें। धन्यवाद।